हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 बैंड राइटिंग सैम्पल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्यों ये 9 बैंड की जो राइटिंग है इसको डिस्कस करता हूँ। तो पहले आप इसका रीज़न सुने फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, एक तो आप वोकैबलरी सीखते हैं फ्रेंड्स। लाइक अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर 10-12% भी इससे रिलेट हुआ तो आप 1-2 वर्ड आपको ऐसे पता चल जाएंगे जो आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स, आपको पता चल सके कि जो 9 बैंड का सैम्पल आंसर होता है वो कैसे लिखा जाता है, क्या उसमें वोकैबलरी यूज़ करी जाती है, कौन सी वैरायटी ऑफ सेंटेंस हम यूज़ करते हैं अपने ऐसे को 9 बैंड तक पहुंचाने के लिए, और इसकी कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसी होती है, कौन से कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये डिस्कशन देखनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप देखिए इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं और आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है, अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्या कैसे बना ये 9 बैंड कैसे, इसमें कौन सी वोकैबलरी यूज़ की। तो इसीलिए अगर आपने सोच ही लिया है कि आप 9 बैंड की राइटिंग आंसर से सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको इसका रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। आप अगर आप इस डिस्कशन को सुनते हैं तो आपको अवश्य इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी राइटिंग अवश्य इम्प्रूव होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की राइटिंग की क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है आपके सामने फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्ट इमीडिएटली, उनको एक्ट करना चाहिए इमीडिएटली टू एंश्योर ऑल नेशंस टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि जो नेशंस हैं, जो ऑल कंट्रीज़ हैं, उनको अपनी जो कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल्स की बरतों को यूज़ को कम करना चाहिए। टू बट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, आप कितने एक्सटेंड तक इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट कह रही है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एक काम करना चाहिए ताकि जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो अपनी कंजप्शन घटा सकें, कम कर सकें, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कंजप्शन को कम कर सकें। आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो फ्रेंड्स? आप सोचिए फ्रेंड्स, आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे एग्री करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं जो वो उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, और अगर हम उसको बचाना चाहते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसका सेव करना पड़ेगा। हमें जो फॉसिल फ्यूल्स सेव करने पड़ेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, जो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये पोल्यूशंस करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो भी आइडियाज़ हम लिखे हैं तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। तो इसके बाद हम थोड़ी वोकैबलरी सीखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वर्ड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं आते फ्रेंड्स तो इससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप इन वर्ड्स को सीख लेंगे। आप कॉपी पेन ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं इसकी मैंने एग्जांपल साथ में नहीं लिखी हैं, आपको मैं बोलूँगा, आप लिख सकते हैं अगर आप इसको याद करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वोकैबलरी देखते हैं। वोकैबलरी क्या है, जो आपको फर्स्ट वर्ड दिख रहा है एग्जॉस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे कि अब मैंने बोला, जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे गैस एंड ऑयल हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे कभी ना कभी, ये ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। और एग्जॉस्टिबल क्या होता है, इससे ही निकला है फ्रेंड्स ये वर्ड एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मीनिंग होता है ख़त्म होने योग्य, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दीज स्टॉक्स आर एग्जॉस्टिबल्स। जो ये स्टॉक्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के, जो स्टॉक्स हैं, दीज स्टॉक्स आर एग्जॉस्टिबल्स, ये एग्जॉस्टिबल है फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है फ्रेंड्स, जो कभी ख़त्म ना हो। तो एक तो आप लिख सकते से दीज स्टॉक्स आर एग्जॉस्टिबल, या फिर अगर आप नेगेटिव में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते से दीज स्टॉक्स आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल। ये जो स्टॉक्स है नॉट इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल का मतलब यह होता है जो कभी ख़त्म ना हो। अगर आप इनएग्जॉस्टिबल के आगे नोट लगा देंगे तो इसका मतलब निकलेगा एग्जॉस्टिबल, कि ये ख़त्म हो जाएंगे। होप आपको इसकी क्लियरिटी आ गई फ्रेंड्स। अब मैंने जो फर्स्ट वर्ड कहा था एग्जॉस्ट, आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दीज स्टॉक्स वुड एग्जॉस्ट आफ्टर 50 to 60 ईयर्स। 50 से 60 साल बाद जो स्टॉक्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारी गैस एंड ऑयल है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने की चांस है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको जो तीनों वर्ड समझ आगे होंगे, आपने इसकी एग्जांपल्स भी नोट की होगी। तो बस आपको अब रिमेंबर याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना, कि एक ना एक दिन को जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो एग्जॉस्टिबल है, वो ख़त्म होने योग्य है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रिप्लेनिश का मतलब होता है फ्रेंड्स फिर से भरना मतलब कि फिर से उनकी पूर्ति करना, आप ऐसे कह सकते हैं। रिप्लेनिश होता है फिर से उनकी पूर्ति करना, और रिप्लेनिशमेंट होता है प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिश। तो रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिश। तो देखिए फ्रेंड्स रिप्लेनिश की आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स लिखिए, इट वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश दीज एग्जॉस्टेड स्टॉक्स। It would take millions of year to replenish these exhausted stock। exhausted stocks क्या फ्रेंड्स? मुकन जो ख़त्म होने जो स्टॉक्स हैं, इनकी रिप्लेनिशमेंट को मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे। अगर आप रिप्लेनिशमेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ। द रिप्लेनिशमेंट ऑफ दीज एग्जॉस्टेड स्टॉक्स, द रिप्लेनिशमेंट जो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिश, उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेनिशमेंट। द रिप्लेनिशमेंट ऑफ दीज एग्जॉस्टेड स्टॉक्स फ्रेंड्स, जो खत्म होने वाले हैं, स्टॉक्स जो खत्म हो जाएंगे उसको कहते हैं एग्जॉस्टेड स्टॉक्स। वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ये क्या है फ्रेंड्स? मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे अगर आपको इसने रिप्लेनिशमेंट करनी है, इसका जो फिर से पूर्ति करनी है। होप फ्रेंड्स आपको ये वर्ड भी क्लियर होंगे, रिप्लेनिश एंड रिप्लेनिशमेंट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कर्टेल। देखिए फ्रेंड्स जो कर्टेल है, इसका मीनिंग होता है कम करना। लेकिन फ्रेंड्स ये कहाँ यूज़ होता है, आपने ये ध्यान में रखना है। इसको कोलोकेशंस कहते हैं फ्रेंड्स, जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स साथ में यूज़ होते हैं। तो मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, कर्टेल, कट डाउन, ब्रिंग डाउन, इन तीनों का मतलब पता है फ्रेंड्स होता है रिड्यूस, कम करना। लेकिन ये कहाँ यूज़ होते हैं फ्रेंड्स? ये यूज़ होते हैं कंजम्पशन के साथ। कि अगर हमने कहना हो कि कंजम्पशन को कम करना चाहिए तो उसको हम 3 वे से कह सकते हैं। curtail the consumption, कट डाउन द कंजम्पशन, ब्रिंग डाउन द कंजम्पशन और रिड्यूस द कंजम्पशन। तो हमें स्टेटमेंट में दिया ही था, इसीलिए हम इसको फिर से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर लेक्सिकल रिसोर्स में से बैंड नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये फुल 9 बैंड आंसर है। तो इसमें आपको कोई भी वर्ड फिर से रिपीट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें हाई वोकैबुलरी यूज़ की हुई है। जैसे कि अगर आपको कर्टेन नहीं पता था, कर्टेल, कट डाउन, ब्रिंग डाउन, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये वर्ड जब हमें कंजम्पशन को कम करना हो उस समय हम यूज़ करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो थी वोकैब। इसके बाद थोड़ी और वोकैब देख लीजिए फ्रेंड्स। हाईली इम्पीरेटिव, जो हाईली इम्पीरेटिव होता है फ्रेंड्स वो होता है बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं हम बहुत ज़रूरी। हम इस सभी वर्ड को हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये सभी वर्ड हमारे टास्क में यूज़ होंगे। आप उसमें से एग्जांपल्स देख सकते हैं कहाँ ये यूज़ हुआ, इसकी क्या एग्जांपल बनती थी। तो बस मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। हाईली इम्पीरेटिव क्या होता है फ्रेंड्स? हाईली इम्पीरेटिव होता है बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी। स्ट्रिंजेंट रूल्स होता है फ्रेंड्स, सख्त कानून, सख्त रूल्स। उसके बाद स्लैश होता है फ्रेंड्स, कम करना, स्लैश होना, गिर जाना फ्रेंड्स, आप कहते हैं ना स्लैश द सेल, मतलब कि कम होगी आप कह सकते हैं। स्ट्रैगर होता है फ्रेंड्स डगमगाना फ्रेंड्स, जैसे आप कह सकते हैं डगमगाना। स्टैगर होता है डगमगाना। एक्चुअली ये इकोनॉमी के साथ आता है, हम डिस्कस करेंगे इस ऐसे में कैसे यूज़ किया गया है इस स्टैगर को, बस आप समझ लें। स्टैगर होता है डगमगाना, कंबन लग जाना फ्रेंड्स। इन ए बिड ऑफ होता है फ्रेंड्स दी कोशिश इन ए बिड ऑफ होता है फ्रेंड्स कोशिश में आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स। एंसिलरी होता है फ्रेंड्स सहायक जो इसको कहते हैं, जैसे एंसिलरी बिजनेस होता है सहायक बिजनेस के जो एक साथ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, एक के साथ एक। जैसे फ्रेंड्स आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कितने जो बिजनेस है साथ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गया और राइस इंडस्ट्रीज़ होगी, जो हमारी मिल्स होती हैं, ये शुगर मिल्स होगी, ये सारी एंसिलरी बिजनेस होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स, उसको कहते हैं एंसिलरी, जो एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एंसिलरी सेक्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स रेपरकशन। तो फ्रेंड्स रेपरकशन क्या होता है? रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं उसको रेपरकशन भी बोल सकते हैं। स्विफ्ट एक्शन होता है फ्रेंड्स तेज कदम, तेज मतलब कि स्विफ्ट एक्शन, तेज काम। जो हम स्विफ्ट एक्शन आप देख लेंगे फ्रेंड्स, आगे हम पूरे जो ऐसे को डिस्कस करेंगे। तो ये तो सी हमारी वोकैबुलरी। होप आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये वर्ड आते थे तो आपकी रिवीजन होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं 9 बैंड का सैम्पल आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यू दैट
इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ सच एज UN। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा जो स्टेटमेंट थी उसमें था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी था, अकेली इंटरनेशनल कम्युनिटी था, हमने लिख दिया सच एज UN। जैसे कि UN आप सभी को पता है, जो यूनाइटेड नेशन है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो हम लिख सकते हैं मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन, उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए टू एंश्योर करने में दैट द कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ ऑल कंट्रीज़, वहाँ पर क्या था नेशंस, जहाँ पर है कंट्रीज़ कट डाउन करें। कट डाउन मैंने आपको अभी बताया था, वहाँ पर क्या था रिड्यूस, यहाँ पर है कट डाउन। कि कट डाउन किसके साथ आएगा, कंजप्शन के साथ आएगा। देयर यूसेज, उसकी वरतों फॉसल फ्यूल्स, जो फॉसल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसको कट डाउन करें। आगे देखिए फ्रेंड्स, एंड आई टोटली डिसएग्री विद दिस व्यू पॉइंट, सॉरी फ्रेंड्स एग्री, आई टोटली एग्री विद दिस व्यू पॉइंट, और मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप सीखिए इसमें, अगर आपने कोई दो सेंटेंस हैं, अगर उसको आप एंड के साथ जोड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपने ध्यान रखना है कि एंड से पहले आपको एक कॉमा लगाना है फ्रेंड्स, उसके बाद आप जोड़ सकते हैं। एंड से पहले कॉमा लगाकर आप किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इससे क्या है, एक तो सेंटेंस थोड़ा लेंथी लगता है और इसको एक कम्प्लेक्स कैटेगरी में भी गिना जा सकता है। तो होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि अगर आपने दो सेंटेंस को जोड़ना है एंड से, तो एंड से पहले कॉमा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ये इंट्रोडक्शन बहुत छोटी है मुझे पता है, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, इतनी इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 वर्ड होंगे फ्रेंड्स, तो ये इनफ है। अगर आप थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ भी लाइन अपनी ओर से ऐड करेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे, इसके चांसेस हैं। तो इसलिए आपको मैंने कल भी बताया था अपनी वीडियोस में कि जितना हो सके आपने सिर्फ लाइन को पैराफ्रेज करना है, उसके बाद अपनी ओपिनियन देनी है। इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन कितने भी वर्ड की बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम देखते हैं बॉडी पैराग्राफ को। तो इसमें आपको एक बात देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मैं इस पॉइंट है ना, जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए भी आपकी कंजम्पशन को कट डाउन करो, कम करो, मैं इससे एग्री करता हूँ। तो सवाल ही खत्म हो गया, मैं डिसएग्री की तो बात ही नहीं करूँगा अपने ऐसे में, क्योंकि मैं तो इससे टोटली एग्री कर गया, मैं तो कम्प्लीटली एग्री कर गया। तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा अब जो मेरा ऐसे है वो सिर्फ मेरे जो मैं एग्री करा हूँ उस पर जाएगा कि मैं क्यों एग्री करा हूँ। तो अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्री करते हो और अगर आप डिसएग्री के बीच डिस्कशन कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है फ्रेंड्स, आपकी कोहेरेंस कोहेजन एंड टास्क रेस्पॉन्स दोनों गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, मैं इस पॉइंट पर एग्री कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एग्री की ओर ही जाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, माई फर्स्ट आर्गूमेंट, जो मेरा फर्स्ट आर्गूमेंट है, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, कोई फालतू की लाइन नहीं लिख रहा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन ये सब क्या फ्रेंड्स, एनी टॉपिक वो कैब होती है, आप चाहे इस पर इसके स्थान पर कुछ भी लिख दीजिए। एग्जामिनर को पता है कि आप ये घर पर प्रिपेयर कर आए हैं, घर से प्रिपेयर कर आए हैं, तो इसके आपको बैंड नहीं मिलेंगे। बैंड मिलेंगे कि आपने अपनी एस्से को किस तरह लिखा है, कैसे अटैम्प्ट किया है, बैंड उसके मिलेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं पहला आर्गूमेंट दे रहा हूँ, माई फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ दैट ह्यूज कंजम्पशन ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। देखिए फ्रेंड्स, फॉसल फ्यूल को क्या लिख सकते हैं हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज, जैसा मैंने लिखा, कोल एंड ऑयल इज इन्फ्लिक्टिंग देखिए फ्रेंड्स, इन्फ्लिक्टिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इन्फ्लिक्टिंग ए ग्रेट हार्म ऑन आवर इन्वायरमेंट, कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं इनकी जो ह्यूज कंजम्पशन हम कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, जो इन्फ्लिक्ट कर रहा है ग्रेट हार्म, इन्फ्लिक्ट अ ग्रेट हार्म फ्रेंड्स, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको कहीं भी ऐसा कहना हो कि इन्फ्लिक्ट द पेन होता है एक, तो एक इन्फ्लिक्ट द ग्रेट हार्म ऑन द इन्वायरमेंट, की इन्फ्लिक्ट होता है पहुंचाना, ग्रेट हार्म पहुंचाना इन्वायरमेंट को, तो इन्फ्लिक्ट ए ग्रेट हार्म, ये भी एक अच्छा कोलोकेशन है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद कर सकते हैं, इन्फ्लिक्टिंग ए ग्रेट हार्म ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो मैंने कह दिया कि जो ये हमारी कंजम्पशन है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कंजम्पशन है, वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो मेरा मेन पॉइंट है, मेन सेंट्रल आइडिया मेरा ये है कि इसको हार्म कर रही है। अब मैंने पूछना है हाउ एंड वाई, तो मेरे पास हाउ का जवाब है फ्रेंड्स, मेरे पास हाउ का आंसर है कि कैसे कर रही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अब, दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए है व्हेन दीज टाइप ऑफ फ्यूल्स आर बर्न, क्योंकि जब ऐसे फ्यूल्स हैं उसको बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ एक और देखिए फ्रेंड्स, ये पैसिव है, आर बर्न, इसको पैसिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि दिस
पैसिव सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस था वो कहता है प्रेजेंट कंटिन्यू था, उसके बाद आ गया हमारा पैसिव सेंटेंस। तो ये भी प्रेजेंट ही है फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट है। देयर इज़ एन इमिशन ऑफ मैनी ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एयर। कहते जब ये फ्यूल्स हैं जो जलते हैं तो ये बहुत सी इमिशन करते हैं। देयर इज़ एन इमिशन ऑफ मैनी ग्रीन हाउसेज गैसेज, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होते हैं वो निकलती है इनसे, कहाँ जाती है, इनटू द एयर, इनटू द एयर में जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि जब वो जलते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वो एयर में जाती है। उसके बाद आप फुल एक्सप्लेन करना है आपने कैसे पोल्यूट हुआ, कैसे हार्म हुआ इन्वायरमेंट को, विच जो क्या करती हैं, डिग्रेड अवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पूरे 3 लाइंस का एक सेंटेंस बना, कितना कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कितनी हाई लेवल का इसमें ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी यूज़ की गई है। पहले इसको दिस इज बिकॉज लाकर कम्प्लेक्स बनाया गया, उसके बाद वॉइस का यूज़ किया और कोमा लगाकर इसको एक कंडीशनल की शेप दी गई, उसके बाद बिच का यूज़ करके इसको और एक्सटेंड किया गया। अगर आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं तो आप अवश्य बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपका बैंड बूस्ट करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था टाइटल के बाद होता है मेन पॉइंट के बाद आता है एक्सटेंड करना, हाउ एंड बाय। अगर उसके बाद आपके पास एग्जांपल है तो आप एग्जांपल दे दीजिए, नहीं तो आप रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होएगा। तो इसमें क्या किया, मैंने रिज़ल्ट को लिखा कि अगर ऐसा ना हुआ है, एंड एक तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस यूज़ किया। आप देखिए फ्रेंड्स, इफ़ द बर्निंग गोज अनचेक, अगर जो बर्निंग है इसको अनचेक किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, नज़रअंदाज किया गया, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, विल कीप वर्सनिंग नॉन स्टॉप, और जो इतनी ज़्यादा बदतर बन जाएगी कि इसको नॉन स्टॉप बन जाएगी, इसको हम स्टॉप कर भी नहीं पाएंगे। एंड उसके साथ देखिए फ्रेंड्स मैंने कहा था अगर 2 लाइन्स जोड़नी हो एंड पाकर तो उसके आगे कॉमा आता है। आवर इन्वायरमेंट कुड डिजनरेट इन to such an extent that even the existence of human life on this planet could be imperil। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक दिन क्या होगा, अपना इन्वायरमेंट है इतना डिजनरेट हो गया, डिजनरेट होता है फ्रेंड्स पोल्यूट, इतना पोल्यूट हो जाएगा कि हमारी एग्जिस्टेंस भी इम्पॉसिबल हो जाएगी, इम्पीरियल खतरे में पड़ सकती है फ्रेंड्स। ह्यूमन इम्पीरियल होता है खतरे में पड़ना, तो जो ह्यूमन की लाइफ है इस प्लैनेट पर उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने रिज़ल्ट को लिख दिया, आप रिज़ल्ट को लिख सकते थे। उसके बाद मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स कि अब आपने फिर से वहीं जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। देयरफॉर इसलिए इट इज़ हाईली इम्परेटिव, ये बहुत आवश्यक है, हाईली इम्परेटिव मैंने कहा था बहुत ज़रूरी, दैट ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल कम्युनिटीज़ भी लिख सकते हैं। एक्ट उनको एक्ट करना चाहिए विदाउट एनी डिले, इमीडिएट को क्या लिखा, विदाउट एनी डिले। एंड मेक उसके बाद बनाने चाहिए स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, स्ट्रिंजेंट रूल एंड रेगुलेशन हमने किया था, सख्त रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए फॉर ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज़ के लिए। टू कर्टेल मैंने क्या कहा था, कर्टेल होता है कम करना, कर्टेल द कंजम्पशन ऑफ दिस फ्यूल्स, ताकि जो आप कर्टेल कर सको इस फ्यूल्स की कंजम्पशन को कम कर सके। तो इसमें फ्रेंड्स आपने देखा कि जो पूरा बॉडी पैराग्राफ है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी लाइन अब बची नहीं है जो आप ऐड कर सके। हाँ अगर आपके पास कोई एग्जांपल होती तो आप इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आई। लेकिन फ्रेंड्स देखिए मैं विदाउट एग्जांपल भी अपना जो पॉइंट है उसको कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर देखिए फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट था, एक पॉइंट से आपका एक बॉडी पैराग्राफ बन गया। आपको देखा इसमें, होप आपको अब आइडिया लग गया होगा फ्रेंड्स कि एक राइटिंग जो 9 बैंड की राइटिंग होती है उसको कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। इसमें अपने वैरायटी ऑफ सेंटेंस देखे फ्रेंड्स, कैसे कहीं कंडीशनल यूज़ किए, कहीं हमने पैसिव यूज़ किए, कहीं हमने एक्टिव यूज़ किए। उसके बाद वोकैब देखी, कहाँ कर्टेन यूज़ किया, स्ट्रिंजेंट रूल यूज़ किया, इम्पीरियल यूज़ किया, इम्पीरेटिव यूज़ किया। तो यही होता है फ्रेंड्स, बस अगर आप ऐसी वोकैब सीख लेते हैं, अगर ऐसी वोकैब पता कैसे सीखेंगे, जितना आप ऐसे ज़्यादा देखेंगे, 9 बैंड के ऐसे जितने आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी आप उनकी डिस्कशन ज़्यादा सुनेंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिक आने लग जाएगी फ्रेंड्स। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखिए फ्रेंड्स एक तो मैंने कहा था कि जो हमारे स्टॉक्स हैं वो एग्जॉस्टिबल है, तो एक तो उस पर भी पॉइंट बन सकता है फ्रेंड्स कि जो हमारे स्टॉक्स हैं वो एग्जॉस्टिबल है और फ्यूचर में हमारी जनरेशन को भी इनकी आवश्यकता होगी। अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो क्या है, एक दिन ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे कर कर आप एक पॉइंट बना सकते हैं, तो उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को बनाने की कोशिश करें। और अब एक मेरे पास तीसरा पॉइंट था, तो इस ऐसे के अकॉर्डिंग वो मेरा दूसरा आर्गूमेंट है
वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा आर्गूमेंट क्यों मैं इसके फेवर में हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को आगे आना चाहिए। माई सेकेंड आर्गूमेंट इज़ दैट, जो मेरा सेकेंड आर्गूमेंट है वो ये है फ्रेंड्स, सेवरल कंट्रीज़, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, सेवरल कंट्रीज़ हमें ज़्यादातर कंट्रीज़ कह सकते हैं, में शो रिलक्टेंस, वो रिलक्टेंस को शो करेंगे फ्रेंड्स। रिलक्टेंस समझते हो फ्रेंड्स? रिलक्टेंस होता है झिझकना, वो इतनी जल्दी से मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, वो रिलक्टेंस शो करेंगे। टू स्लैश होता है, मैंने आपको कहा था स्लैश यूज़ होता है कम करना, स्लैश दिस कंजम्पशन, इस जो कंजम्पशन को हम स्लैश करने की बात कर रहे हैं वो इसको मानेंगे नहीं, इसको रिलक्टेंस शो करेंगे। क्यों शो करेंगे फ्रेंड्स? उसमें मैंने रीज़न दिया था दिस इज़ बिकॉज पाकर, और मैंने एक नई लाइन स्टार्ट की थी BP1 में, इसमें मैं कह रहा हूँ, मैं साथ में लिख देता हूँ एज का मतलब होता है फ्रेंड्स दिस इज़ बिकॉज। आप कह सकते हैं कि जब आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेन करना हो तो उसको आप एज से जोड़कर, एज के आगे कोमा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। वैसे ज़्यादातर केस में लगता नहीं है, लेकिन कहीं चांस होता है अगर आपका पोज आ रहा हो सेंटेंस में तब लग जाता है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। एज के बाद देखिए फ्रेंड्स वो क्यों रिलक्टेंस शो करेंगी, मैंने मेन पॉइंट बताया कि वो रिलक्टेंस शो करेंगी, तो अब मेरे दिमाग में आएगा वाई एंड हाउ, तो मेरे पास वाई का आंसर है। वाई एंड हाउ में से किसी एक का आंसर देंगे तो आपका ऐसे है जो एक्सटेंड हो जाएगा आपका पॉइंट। हाउ तो मुझे पता है कैसे शो करेंगी, वाई क्यों शो करेंगी फ्रेंड्स, बिकॉज एज का मतलब क्या होता है, बिकॉज रीज़न देने के लिए यूज़ किया जाता है। दे फियर दैट, उनको फियर है कि जो उनकी इकनॉमीज़ है वो स्टैगर, वो डगमगा जाएंगी फ्रेंड्स। मैंने आपको कहा था ना जो इकनॉमीज़ होता है उसके साथ स्टैगर आ सकता है। जब आपको इकनॉमीज डगमगा जाए, मतलब कि उनके चांसेस हो कि वो कम हो सकती है या गिर सकती है, तो हम उससे कह सकते हैं कि दे फियर दैट देयर इकनॉमीज वुड स्टैगर। देखिए फ्रेंड्स अब बात आती है कि कैसे हो सकता है उनकी इकनॉमी डगमगा जाएंगी अगर वो अपनी कंजम्पशन को कम कर दें। इफ़ दे ट्राई टू डू सो, अगर जे इस कंजम्पशन को कम करने की बात करते हैं, तो मैं एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल है इन ए बिड ऑफ रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन ए कंट्री, कि जो फॉसल फ्यूल्स है अपनी कंट्री में अगर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इन ए बिड होता है फ्रेंड्स कोशिश करना, कोशिश भी, तो अगर उसकी कोशिश करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स है फ्रेंड्स, A large number of vehicles running on petrol, जो पेट्रोल एंड डीजल पर रन करते हैं, may have to take off roads, हो सकता है कि वो टेकन ऑफ रोड होता है फ्रेंड्स, कि वो रोड से ना, रोड खाली हो जाएंगे, मतलब कि रोड पर ना ही चले। टेकन ऑफ एक फ्रेज होता है फ्रेंड्स। एंड, और साथ ही अगर एंड लगाकर मैंने सेंटेंस को बड़ा किया, इट में सवियर हिट नॉट ओनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही कम नहीं करेगा, उसको ही हिट नहीं करेगा, बट मैनी अदर एंसिलरी, तो मैंने बताया था एंसिलरी क्या है, जो ऑटोमोबाइल के साथ रिलेट है, जो ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं एंसिलरी बिजनेस, उनको भी हिट करेगा फ्रेंड्स। दिस इट्स रेपरकशन, इसके नतीजे से क्या होगा, इट्स रेपरकशन कुड रिपल थ्रू द ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, तो क्या होगा इसके नतीजे से, जो ये रेपरकशन है इसके नतीजे वो पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ में फैल जाएंगे कंट्री के। अंडर सच सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, अंडर सच सिचुएशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फॉरवर्ड, ऐसी सिचुएशन में एक ही सोल्यूशन है, अगर वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे आएँ एंड फ्रेम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को बनाएं फॉर ऑल नेशन सभी नेशन के लिए, टू लोअर देयर फॉसल फ्यूल्स यूसेज, ताकि जो अपने फॉसल फ्यूल्स की बढ़ते हैं इसको कम कर सके। तो होप आपको ये क्लियरिटी होगी फ्रेंड्स कि जो मेरा सेकंड जो पॉइंट था वो किस और गया और इसका आर्गूमेंट क्या थे, आपको थोड़ी बहुत वोकैब देखने को मिली। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूज़न। देखिए कंक्लूजन में कुछ भी नहीं करना था फ्रेंड्स, आपको सेम बस वही लिखना था जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, उसको रिपीट करके आपका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर अपने कंक्लूजन को पढ़े तो उसको पता चल जाए कि आपका ऐसे किस और था और क्या लिखा है आपने ऐसे में। टू कंक्लूड, देखिए फ्रेंड्स टू कंक्लूड इसमें इस पॉइंट पर आप कोई भी वर्ड यूज़ करें, इन द नट सेल, टू रिकैप्सुलेट, जो भी करना है आप कर सकते हैं, इसके आपको कोई बैंड नहीं मिलेंगे। तो आपको मैं सिंपल कह रहा हूँ, आप टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन इनमें से कोई यूज़ कर लो, क्योंकि आपको इसमें बैंड नहीं मिलते। एग्जामिनर को पता है कि आप ये घर से कॉपी कर आए हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आई कम्प्लीटली एग्री, मैं एग्री करता हूँ विद दिस ओपिनियन, इस ओपिनियन से दैट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ मस्ट टेक द लीड, उसको जो लीड है उसको लेना चाहिए, एंड टेक स्विफ्ट एक्शन, और तेज़ एक्शन
तेज़ कदम उठाने चाहिए टू एंश्योर दैट ऑल नेशंस ब्रिंग डाउन देयर फॉसल फ्यूल्स कंजम्पशन, कि जो ऑल नेशंस है वो अपनी ब्रिंग डाउन कर सकें, कम कर सकें अपनी फॉसल फ्यूल्स की कंजम्पशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, बस सिंपल वही लिखा जो इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मैं इससे एग्री करता हूँ, इसको ही कम करना चाहिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते थे और अगर आप लिखना चाहते थे, लेकिन इनफ था। मैंने अपने जो एक्स से है इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया। अप्रोक्सीमेटली ये 250 to 260 वर्ड का हो गया और मेरे लिए इतना इनफ था। अगर मैं ज़्यादा लिखता तो हो सकता था मैं गलतियाँ कर देता और मेरे बैंड कट हो सकते थे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 9 बैंड का फुल सैम्पल आंसर जो हमने आज डिस्कस किया। होप आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपको पता चला होगा कि 9 बैंड का सैम्पल आंसर कैसे लिखा गया और किन किन बातों का ध्यान रखा गया। तो यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और हमारे साथ अगर लोग जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे फ्रेंड्स जो आपको राइटिंग स्पीकिंग में हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।